जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री में चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। यहाँ सबसे पहले हम जान लें कि कंट्री साइड का मीनिंग क्या है। तो कंट्री साइड का मीनिंग है रिमोट एरिया या रूरल एरिया, जिसे हम विलेज भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पिक्चर है। इस पिक्चर में रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल, जो उसने बंगाल एरिया को जीतने के बाद बंगाल एरिया में टैक्स कलेक्ट करने का राइट मुग़ल एम्पायर से ले रहा है, जिसे राइट टू दीवानी बोला जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि द कंपनी बिकम्स द दीवान ऑन 12 अगस्त 1765। द मुग़ल एम्पायर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल। तो मुग़ल एम्पायर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान अर्थात बंगाल के एरिया से टैक्स कलेक्ट करने का राइट्स दे रहा है, क्योंकि इस टाइम पे पूरे इंडिया के लिए मुग़ल वाज द हेड एम्पायर और पूरा इंडिया जो है मुग़ल एम्पायर के कंट्रोल में था। बंगाल प्रांत भी मुग़ल एम्पायर के कंट्रोल में था, इसलिए बंगाल वाले एरिया को जो ब्रिटिश के द्वारा बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर में जो लोकल रूलर्स को डिफीट किया जाता है, उसके बाद इस एरिया को ब्रिटिश के द्वारा एक्वायर कर लिया जाता है। यदि हम पिछले चैप्टर को ध्यान दें तो हमें पता है कि ब्रिटिश जो है इंडिया आने का पर्पस था मेन ट्रेड करना। चाहे ब्रिटिश हो या दूसरे किसी भी यूरोपियन कंट्री के लोग, वो इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए। यहाँ से अच्छी क्वालिटी के टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल और स्पाइसेज ये ले जा करके यूरोप के मार्केट में सेल करते थे, और इन सेल से उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है इंडिया के रूलर्स को डिफीट करना स्टार्ट किया, इंडिया के एरिया को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट किया, और अब तो उससे एक स्टेप आगे अब कंट्रोल में लेने के बाद यहाँ पे टैक्स भी कलेक्ट करने का अधिकार कंपनी को मिल गया। इस समय कंपनी का हेड या गवर्नर कहें पूरा बंगाल प्रांत के लिए वो था क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। इसलिए इसमें दिखाया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव को ये राइट जो है मुग़ल एम्पायर के द्वारा दिया जा रहा है, राइट टू दीवानी, और दीवान बनाया गया कंपनी को। जैसा कि आप जानते हैं कि अब पीसा स्टाइल वाले क्वेश्चन में पिक्चर भी दे करके उसके बारे में पूछा जाता है, तो आप इस पिक्चर को ध्यान में रखना कि ये पिक्चर क्या चीज़ दिखा रहा है। तो सो सिंपल इट इज़ देयर एक्सप्लेनेशन इज गिवन हेयर। रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड द महल रूल इन 1765। उस 1765 में बंगाल रीजन के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम की यदि हम बात करें तो वेस्ट बंगाल का एरिया, बांग्लादेश का एरिया, बिहार का एरिया, झारखंड का एरिया और उड़ीसा के एरिया शामिल था। तो पूरे ही बंगाल प्रांत के हिस्से थे उस समय में 1765 में। और हालांकि रॉबर्ट क्लाइव ने मुग़ल एम्पायर से एक सिंपल ओकेजन पे जा कर के दीवानी का राइट कलेक्ट किया था, लेकिन क्लाइव अपने लाइफ में वो कुछ स्पेशल ओकेजन के रूप में इसको दिखाने के लिए एक पेंटर को अपॉइंट करता है, और उस पेंटर के द्वारा ये जो है बहुत भव्य समारोह के रूप में इसे डिपिक्ट किया गया है, इस इंसिडेंट को, जिस इंसिडेंट में कंपनी को दीवानी का अधिकार दिया गया। अब क्या है, 12 अगस्त 1765 को मुग़ल एम्पायर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट टू दीवान जो दिया गया। हालांकि ये आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मुग़ल एम्पायर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट टू दीवान कब दिया गया। दिस वन ये आपके 1 मार्क के हिट क्वेश्चन में से हैं। तो अब क्या है कि दीवान बनने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोच रही है कि रिवेन्यू जो हमें कलेक्ट करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करना है, ताकि इस एरिया बंगाल प्रांत वाले एरिया को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, और ट्रेड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स यहाँ से निकाले जाएं। एज दीवान द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। दीवान बनने के बाद पूरा बंगाल प्रांत के लिए चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अर्थात यदि हम प्रेजेंट टाइम की बात करें पूरे कंट्री की, तो पूरे कंट्री के लिए चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर किन्हें माना जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर को।
ऐसे ही यदि बंगाल वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए हम बात करें, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होंगे? तो वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर। तो एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आज यदि पूरे भारत की यदि हम बात करें तो वैसे ही उस समय में मुगल एम्पायर थे, और वेस्ट बंगाल जो प्रांत है उसकी बात करें तो उस समय के लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो दोनों के लिए पहले की कंडीशन में यदि कहें तो ये जो राइट दी जाती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात मुगल एम्पायर के द्वारा दी जाती थी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ये अधिकार मिल गया कि वो भी टैक्स कलेक्ट करें। और चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राइम पर्पस था ट्रेड करना, यहाँ से अच्छी क्वालिटी का सामान खरीद करके यूरोप के मार्केट में सेल करना, तो ये अपने प्राइम पर्पस को एज इट इज़ रखना चाहते हैं। और उसके लिए जो पहले से पैसा गोल्ड और सिल्वर के रूप में यूरोप से या फिर ब्रिटेन से इंडिया लाते थे सामान परचेज करने के लिए, अब ये रिवेन्यू के रूप में पैसा कलेक्ट कर रहे हैं इंडिया से ही। अब देखिए कंडीशन कितना चेंज हो गया है। पहले पैसा उन्हें यूरोप से लाना होता था, अब ये पैसा इंडिया में ही टैक्स के रूप में या रेवेन्यू के रूप में कलेक्ट कर रहे हैं और इंडिया से सामान खरीदेंगे और इंडिया से ले जा करके यूरोप के मार्केट में सेल करेंगे। इतने रास्ते से इनको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया। नाउ सी, ओवर द ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी लर्नड दैट कंपनी इज एन एलियन पावर। यहाँ एलियन पावर का मतलब है बाहरी ताकत। दे वेयर नॉट फ्रॉम इंडिया, दे केम फ्रॉम यूरोप, दे डोंट नो ऑल अबाउट द कंडीशंस ऑफ लोकल लेवल और कंट्री साइड। तो यहाँ के जो लोकल रूलर्स हैं उनके हेल्प से इन्होंने जो है रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट किया। अब इस चैप्टर में यही देखना है हमें, हाउ वाज दिस बी डन, कि जो कंट्री साइड के लोग हैं उन्हें किस तरीके से कंट्रोल करके ईस्ट इंडिया कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट करती है ज़्यादा से ज़्यादा। इन दिस चैप्टर वी विल सी how the company came to colonize the countryside, organize revenue resources, redefine the right of people and produce the crops it wanted। ये सारे पॉइंट्स को हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। और इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि हमारा जो है लर्निंग आउटकम्स क्या होने जा रहा है, कि कैसे कंट्री साइड के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया गया, कैसे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट की गई, कैसे लोगों के राइट्स को चेंज किया गया या फिर उसको रीडिफाइन किया गया, और कैसे जो क्रॉप्स प्रोड्यूस होते थे इंडिया में वो ब्रिटिश कैसे उसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इन सारे पॉइंट्स को हमें देखना है चैप्टर्स में। नाउ वी हैव द टॉपिक रेवेन्यू फॉर द कंपनी। नाउ वी नो कंपनी गॉट राइट टू दीवानी। तो इससे क्या हुआ कि बट स्टिल company saw itself primarily as a trader. We already discussed the European country peoples came India as trader and they wanted to do trade and earn money more and more. In the same way, company also wanted a large revenue income, but company don't wanted to change anything. They were unwillingly to set up any revenue system, a regular system of assessment and collection of revenue. The efforts to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cotton as cheaply as possible. We already discussed that company wanted the price of the items should be less in Indian market so that they can purchase these items at the low cost and sell it into a high price in the European market. Now see, within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. 5 years में क्या हुआ, जो कंपनी बंगाल से सामान बंगाल में यूरोप से सामान ला करके सेल करती थी वो पहले से डबल हो गया। और बिफोर 1865 कंपनी को पहले ये सारे सामान जो है परचेज करके लाने के लिए जो इंडिया के डिफरेंट एरिया से जो सामान परचेज करते थे स्पेशली फ्रॉम बंगाल रीजन, अब पहले वो सामान परचेज करने के लिए उन्हें गोल्ड और सिल्वर लाना होता था यूरोप से। अब यहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करके सामान परचेज करके यूरोप सेल करना स्टार्ट कर दिया। ये चर्चा हमने थोड़ी देर पहले भी किया है। बट इन दिस रिगार्ड द कंडीशन ऑफ द इंडियंस इट बिकेम सो वर्सन, बहुत बेकार हो गया धीरे धीरे।
Soon it became clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. कहने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ का जो लोकल मार्केट है उसमें समस्या आना स्टार्ट हो गया, सारे चीज़ों का प्राइस जो है बढ़ना स्टार्ट हो गया, यहाँ के लोगों को फ़ायदा कम होना स्टार्ट हो गया क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा था बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल एरिया में। आर्टिजन वेयर deserting village since they were being forced to sell their goods to company at low price। ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिजन्स अब एग्रीकल्चर छोड़ करके दूसरे काम में लगने के लिए वो विलेज एरिया छोड़ करके दूसरे एरिया में जाना स्टार्ट कर दिया, कंपनी में काम करने के लिए, इंडस्ट्री में काम करने के लिए, या फिर सिटी एरिया में जो भी कुछ नहीं मिल जाए। तो इस तरीके के कारण से क्या होता है, विलेज जो है धीरे धीरे डेजर्टिंग होना स्टार्ट हो गया, मीन्स खाली होना स्टार्ट हो गया। Peasants were unable to pay dues and being demanded from them। कंपनी इतना ज़्यादा ड्यूज इन पे लगा रही थी कि धीरे धीरे ये अनेबल हो गए ड्यूज पे करने में, और कंडीशन तो इतनी ख़राब हो गई कि अप टू 1770 टेरिबल फैमिन किल्ड 10 मिलियंस ऑफ पीपल। 10 मिलियन का मतलब समझ रहे हो आप, 1 करोड़ आदमी केवल बंगाल प्रांत में मारे गए। मीन्स जितने बंगाल प्रांत के पॉपुलेशन उस टाइम पे थे उसके 1/3। यदि आप इमेजिन करो कि अभी वेस्ट बंगाल की जितनी पॉपुलेशन है उसका 1/3 खत्म हो जाए तो कंडीशन कितना ख़राब होगा। तो ये कंडीशन फैमिन के कारण, अकाल के कारण अराइज हुआ था 1770 में इस बंगाल प्रांत पे, बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ सी देयर इज अ गुड पिक्चर शोइंग हार्ट, कंडीशन ऑफ द हार्ट एट मुर्शिदाबाद। आप जानते हो कि मुर्शिदाबाद पहले एक बहुत बड़ी सिटी थी बंगाल प्रांत की, और यहाँ पे हार्ट की कंडीशन दिखाई गई है। वीकली हार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वीकली मार्केट। तो इस वीकली मार्केट में जो विलेजर्स थे, आर्टिजन्स, पीजेंट्स, वो अपने सामान ला करके सेल करते हैं, उसी को दिखाने के लिए पिक्चर दिखाया गया है। और अकॉर्डिंग टू योर पीस ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये पिक्चर क्या दिखा रहा है। ओके।